हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात कर रहे थे, यानी शोध क्षमता पे बातें शुरू किए थे और उसके महत्व तक हमने बात कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। और आज इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि शोध के जो प्रकार हैं उन पे बातें लगभग पूरी हो जाएं, जो कि लंबा सेक्शन है। बहुत सारे प्रकार हैं शोध के और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा शोध के प्रकार और उसके चरण पे ही बनते हैं, तो इसलिए इसको हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा समझ कर पढ़ेंगे सारे हिस्से को इसको, जिससे कि जो प्रश्न आते हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना होने पाए आपके। तो शोध के प्रकार देखते हैं। शोध के प्रकार यानी जो रिसर्च कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार का रिसर्च होता है, हम आज इसी पे पूरी बात करेंगे। ठीक है, इसको कई आधारों पे हम बांट कर देखेंगे तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए चीज़ों को समझने में। एक लिस्ट बनाने से अच्छा है कि इन्हें अलग अलग कई आधारों पे बांट करके फिर देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं। इन्हें पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब पार्ट में डिवाइड करके तब हम समझेंगे। तो शोध के प्रकारों को देखा जाए तो सबसे पहला जो है, परिणाम के आधार पे शोध के कितने प्रकार होते हैं। परिणाम के आधार पे यानी जो रिजल्ट आता है शोध करने से, उस रिजल्ट के आधार पर जो शोध का प्रकार है हम उस पर बात करेंगे। तो परिणाम के आधार पे शोध कितने प्रकार का होता है। परिणाम के आधार पर शोध 3 प्रकार से होता है। पहला जो है वो है मौलिक या प्राथमिक शोध। मौलिक या प्राथमिक या प्राइमरी रिसर्च जो होता है, मौलिक या प्राथमिक शोध, इसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बेसिक रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही वो रिसर्च है जो आपको आगे के रिसर्च में क्या करता है, सहयोग देता है। ये बेस होता है, आधार होता है किसी भी रिसर्च का। यानी परिणामों के आधार पे ये पहला रिसर्च है जो मूलभूत होता है, इसके बगैर रिसर्च नहीं हो पाता। क्योंकि रिसर्च का मतलब हुआ कि पुनः खोजना चीज़ों को, और पुनः तो आप तब खोजेंगे ना जब पहले से वो चीज़ें खोजी गई हैं। और पहले से वो चीज़ें खोजी गई हैं तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो उसके बारे में पूरी जानकारी खोज ली गई हो, या तो कुछ छूट गई हो, या फिर खोजते समय कुछ कमियां रह गई हो। तो मुख्य रूप से जो पहले खोजी जा चुकी है और अगर उस पर ही आपको दोबारा रिसर्च करना है तो इसका अर्थ होगा कि जो पहले खोजी गई है वो क्या है, वो कोई सिद्धांत होगा, कोई नियम होगा। तभी तो आप उसके आधार पर दूसरा खोज करेंगे, दूसरी चीज़ों का सर्च करेंगे, आप रिसर्च करेंगे। जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये बताता है कि पूरी पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सब क्या है, वो प्लेटों के संचलन का परिणाम है। भूगोल आप पढ़ते हैं तो आप पृथ्वी पर प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो तो खोज की गई उसकी कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं और उन प्लेटों पे महाद्वीप, महासागर ये सब टिके हुए हैं और प्लेटें गतिमान हैं, ये भी आप जानते हैं। ये सिद्धांत हो गया। जब वो सिद्धांत खोजा गया तब तो आज आप भूकंप या ज्वालामुखी या पर्वत निर्माण हुआ है, इस पे जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च किस पे आधारित है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर आप रिसर्च करते हैं। उसके परिणाम पे आप रिसर्च करते हैं कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तब पर्वतों का निर्माण होता है, या ज्वालामुखी आते हैं, या भी भूकंप आता है। तो मौलिक रिसर्च जो होता है वो वही है, कोई सिद्धांत है या कोई नियम है या कोई अवधारणा है, उसका हम क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है। सिद्धांत, नियम या अवधारणाओं का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। ये मौलिक रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च है। प्लेटें तो पहले से भी थीं, ठीक है, प्लेटें पहले से थी, लेकिन उसको एक व्यवस्थित नियम के तहत प्रतिबद्ध किया गया, उसके सारे गुणों को जाना गया, वो क्या बना, एक सिद्धांत बना। और उस सिद्धांत के आधार पे हम अपना आगे का रिसर्च करते हैं। जैसे ज्वालामुखी की समस्या है, अगर इस पे तो रिसर्च करना है, या भूकंप के प्रभावों पे आपको रिसर्च करना है, या उसके द्वारा जो नुकसान हुआ उस पर रिसर्च करना है, तो आप किसको बेस बनाते हैं, उसी सिद्धांत को बेस बनाते हैं। और वो सिद्धांत पर शोध जो हुआ उसको बोलेंगे क्या, मौलिक शोध, यानी जो बेस होता है, जो आधार होता है। ठीक है, यह मुख्यतः ज्ञान का जो वर्तमान स्तर है उसमें वृद्धि करता है। इस तरह का जो रिसर्च होता है वो ज्ञान के संग्रह में वृद्धि करता है। ध्यान दें कि वर्तमान जो जानकारी है आपके पास, ज्ञान के संग्रह में वृद्धि करता है, संग्रह में वृद्धि करता है। यानी प्रेजेंट में जो आपके पास जानकारी है, आप जब किसी नए सिद्धांतों पे बात करते हैं, कोई नए रिसर्च करते हैं, इस तरह का फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, तो आपको आपके पास जो जानकारी है उसमें वृद्धि होती है।
पहले भी लोगों को पर्वत उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसमें संशोधन किया और ये बताया कि नहीं ये सत्य है, और जो पहले से जानकारी लोगों के पास थी उसमें क्या हुई, और वृद्धि हुई। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये है कि जो आपके पास प्राइमरी नॉलेज है, जो पहले से जानकारी का जो एक स्टोरेज है, उसमें क्या किया जाए, और वृद्धि किया जाए। इसके लिए फंडामेंटल शोध होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, सैद्धांतिक शोध होता है, सैद्धांतिक शोध। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं विधेयात्मक शोध, विधेयात्मक शोध। ठीक है, तो विधेयात्मक का मतलब होगा कि मैथेडोलॉजिकल जो रिसर्च होता है, ये अंग्रेजी शब्द इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, मैथेडोलॉजिकल रिसर्च। सैद्धांतिक शोध में हम वैज्ञानिक शोध कार्यों का द्वारा, जो वैज्ञानिक शोध होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है, उसी के द्वारा एक नए सिद्धांतों का या नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक शोध में क्या करते हैं कि नए नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। ये सैद्धांतिक शोध होता है। इसके द्वारा हम कोई नया नियम बनाते हैं, कोई नए सिद्धांत को आप देते हैं जब आपका रिसर्च कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे न्यूटन का गति संबंधी नियम है, जैसे न्यूटन का गति संबंधी नियम, ये क्या है, सैद्धांतिक शोध है। गति नियम, न्यूटन का जो नियम है वो कैसा नियम है, वो सैद्धांतिक शोध से प्राप्त हुआ नियम है। जो विधेयात्मक शोध होता है इसको तथ्यात्मक शोध भी कहते हैं, यानी फैक्चुअल रिसर्च भी कहा जाता है इसे। ये क्या है, तथ्यात्मक शोध भी कहते हैं इसे। ये किस फील्ड में होता है, तथ्यात्मक शोध जब होता है जब कोई रिसर्चर शोध करने की विधि जो है, भाई रिसर्च करने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियों से आप रिसर्च करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करें। आपको ये नहीं पता है कि आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। ये जानने के लिए कि हम अपने शोध में किस विधि का प्रयोग करें, अगर इसकी विधि आपको मिल जाती है, ध्यान रहे यहाँ पे दोनों शब्द ओवरलैप कर रहे हैं। खोज करने की विधि का खोज करना क्या होता है, विधेयात्मक शोध होता है। ये नाम ही बता रहा है, विधेयात्मक शोध। एक तो हो गया शोध, आप जो जिस फील्ड में शोध कर रहे हैं उसके लिए कोई एक मेथड अपनाएंगे, लेकिन हमें अभी यही नहीं पता कि हम किस विधि का चयन करें। तो किसी ने मुझसे आकर कहा कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि किस विधि का आप चयन करें। मैंने कहा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये समझने के लिए भी कई विधियां हैं। मैंने कहा कि मतलब विधि का चयन करने के लिए भी हमें विधि को मतलब किसी दूसरी विधि का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा हाँ भाई, कई विधियां हैं जिन विधियों का आप इस्तेमाल करेंगे रिसर्च में, लेकिन उन विधियों को आप कैसे पता करेंगे। इसके लिए जिस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, विधेयात्मक शोध बोलते हैं। ठीक है, यानी हमें शोध करने की विधि की जानकारी प्राप्त करना क्या है, विधेयात्मक शोध है या मैथेडोलॉजिकल रिसर्च है। मैथेडोलॉजिकल यानी हमें वो मेथड का पता करना है इस विधि से। किस विधि से, इस रिसर्च के माध्यम से हमें पता करना है कि हम किस विधि से रिसर्च करेंगे। यही होता है विधेयात्मक शोध। ध्यान रहे कि बहुत छोटा सा अंतर आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप पूरा रिसर्च के दौरान आप विधि पे बात हम करेंगे, रिसर्च की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी रिसर्च है ये मौलिक रिसर्च है। मौलिक रिसर्च दो तरीके से होगा, एक तो सिद्धांत बनेंगे, नियम बनेगा आपके रिसर्च से, और दूसरा जो होगा वो ये होगा कि आप रिसर्च किस विधि से करेंगे। यानी रिसर्च के पीछे भी एक चरण, ये पहला चरण है, ये बेस है, आपके रिसर्च की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। और अगर आपको अपने रिसर्च में किस विधि का प्रयोग करेंगे इसकी जानकारी आपको जिस मेथड से मिल रही है उस मेथड को बोल रहे हैं क्या, मैथेडोलॉजिकल रिसर्च या फिर विधेयात्मक शोध। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका अनुसंधान का जो मुख्य प्रयोग है, इस विधि का प्रयोग, विधेयात्मक शोध का प्रयोग हम करते हैं क्या, मापन करने में किसी चीज़ का। जैसे जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के दौरान आप बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे मानक तय करते हैं, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आप उनको आप कैसे मापेंगे भाई, एक
विधियों में तो आप देख रहे हैं रिसर्च की कोई एक विधि उठाई आपने, उस विधि से रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन उस रिसर्च के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनका चयन आप किस तरीके से करेंगे और कैसे उनको आप मानक तय करेंगे, उनका मापन कैसे करेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनमें जो गणित होता है, सांख्यिकी होती है बहुत सारे, इन सब में किस विधि का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसका ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है। यानी एक रिसर्च में, एक विधि में बहुत सारी विधियाँ आ जा रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, आप गुणा भाग करने के लिए किसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस विधि से आप रिसर्च कर रहे हैं उस विधि में गुणा भाग करने की चीज़ें भी आपको उस विधि में मिलती हैं, नहीं, उसके लिए अलग से नियम है। अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय को अगर आपको प्रयोग करना है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अपने आप में एक अलग सा रूल है मैथ का, है कि नहीं। सहसंबंध गुणांक का सिद्धांत है, वो भी आप प्रयोग में लेकर आएंगे। तो ये सब क्या है, ये जो नियम है, ये सिद्धांत है, वो सब यही तो है, इनका प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे, किसमें, अपने रिसर्च के दौरान। तब कहा जाएगा कि ये विधयात्मक शोध है। यानी जब आप तथ्यों को समझने और अपने रिसर्च में उनका प्रयोग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे या जिस विधि से उन तथ्यों को आप मापेंगे, उन तथ्यों का आप मूल्यांकन करेंगे, उन तथ्यों को आप प्रयोग में लेकर आएंगे, वो सब मिला करके क्या कहेंगे, विधयात्मक विधि है। तो सैद्धांतिक शोध और विधयात्मक शोध ये दोनों मिल करके आपके रिसर्च में आप किस विधि का चयन करेंगे और किस तरीके का अपना रिसर्च पूरा करेंगे, इसको निर्धारित करती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या है, ये बेसिक रिसर्च है। क्या, प्राथमिक या मौलिक शोध जो होता है वो बेस होता है आपके रिसर्च का। ठीक, तो ये इतनी बातें हो गई मौलिक शोध की। अब हम परिणाम के आधार पर ये दूसरे शोध की बात करते हैं। दूसरा क्या है, ये तो सैद्धांतिक हो गया। जो दूसरा शोध है वो है व्यवहारिक शोध या व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, क्या है, अप्लाइड रिसर्च। ये तो सैद्धांतिक पक्ष है और ये व्यवहारिक पक्ष है। इसमें हम क्या करते हैं, इस अनुसंधान को जो वर्तमान में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, देखिए रिसर्च जो आपको करना है वो उसका जो सेंटर पॉइंट है कहीं ना कहीं कोई समस्या है। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की जरूरत हमें क्यों पड़ती है भाई, एक नई चीज की खोज हमें कब करनी है, क्यों जरूरत है हमें खोज करने की। जो चीज एक बार खोजा जा चुका है उसे दोबारा खोजने की क्या आवश्यकता है। दोबारा खोजने की आवश्यकता हमें तभी पड़ेगी ना जब उसमें खोजी गई चीज में पहले से कोई कमी हो। उस कमी को दूर करने के लिए तो हमें उस विषय वस्तु में रिसर्च करना है। या फिर कोई नई समस्या आ जाए ऐसी जिसपे आपको शोध करना जरूरी है कि भाई पता कीजिए कि क्या है ये समस्या और कैसे इसका निपटारा किया जाए, वहीं पे जरूरत होती है रिसर्च की। ठीक है, तो जब आप किसी चीज में रिसर्च करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो सैद्धांतिक पहलू होता है और एक व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक पक्षों में हमने देखा कि बेस होता है रिसर्च का, वो उसका हम प्रयोग करते हैं किसमें, अपने रिसर्च के दौरान। लेकिन जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो क्या है, वो व्यवहारिक पहलू है उसका, जो वर्तमान में व्यवहारिक समस्याओं का क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक बढ़िया सिद्धांत है जो हर स्टूडेंट पढ़ता है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। वो तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष। लेकिन उस फील्ड से संबंधित जो व्यवहारिक समस्या है वो क्या है, जैसे कि किसी क्षेत्र में भूकंप आता रहता है बार बार। अब उस क्षेत्र की नियोजन के लिए, यानी वहाँ पे एक बेहतर प्लानिंग करनी है कि उस क्षेत्र की जो जनता है उसको नुकसान कम से कम हो। इसके लिए आपको कोई रिसर्च सौंपा गया कि आप इस विषय पे, या आपने खुद ही सेलेक्ट किया कि मैं इस वाले क्षेत्र पे रिसर्च करना चाहता हूँ, आपने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो वो क्या है, भूकंप आना ये व्यवहारिक पहलू है, इससे आप और हम हर वक्त प्रभावित हो रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो भूकंप एक समस्या है। अब उस समस्या का एक अच्छा समाधान आपको ढूंढना है। उसका कोई हमेशा के लिए समाधान तो नहीं हो सकता क्योंकि भूकंप तो आएंगे, लेकिन उसके विकल्प आप अपने समाधानों में सुझाएंगे कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या प्रवृत्ति रही है भूकंप आने की। क्योंकि जब आप अध्ययन कर लेंगे पूरा, तब आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि इस क्षेत्र में बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो समस्या का समाधान हो गया। तो जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है वो वर्तमान में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने से संबंधित होता है। ठीक है, ये मौलिक शोध के आधार पर ही होता है, यानी इस शोध का जो बेस यही है, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, इसका अनुसंधान होता है। यानी मौलिक शोध जो होता है, मौलिक शोध के आधार पर होता है ये। भाई शोध आप करना शुरू किए बिना किसी सिद्धांत को पहले से आप जाने,
बिना किसी नियम के आधार पे आप शोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको मुश्किल में डाल देगा यही कि आप जिस विधि से शोध करना चाहते हैं उस विधि का चुनाव कैसे करें, और उसका चुनाव आप कैसे करेंगे, विधयात्मक शोध से। तो पहले से कोई रिसर्च किया गया है, उसी से आप उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, यह मौलिक शोध के आधार पर किया जाता है। और इस प्रकार के शोध में क्या होता है, शोधकर्ता जो रिसर्चर होता है वो पहले से जो जानकारी ज्ञात है, पहले से जो जानकारी ज्ञात है मतलब मौलिक शोध से जो जानकारी पहले से रखी हुई है, उस जानकारी में क्या करता है, प्रयोग करता है उसका, मौलिक शोध का वो प्रयोग करता है अपने व्यवहारिक शोध में। और ये वर्तमान में समस्याओं के समाधान से जुड़ा होता है, और व्यवहारिक शोध में इसका प्रयोग करके वो समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध में कुछ अंतर है जो एग्जाम में सीधा लाइन बाय लाइन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, कि मौलिक शोध या प्राथमिक शोध और व्यवहारिक शोध में क्या अंतर है। इस तरह के अंतर कहीं भी आपको मिले ना तो उनको आप ध्यान में रखिएगा पूरे विषय में, क्योंकि वो जो प्राइमरी होता है और जो द्वितीयक होता है इसमें क्वेश्चंस को कंपेयर करके तुलनात्मक रूप से एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार करता है एग्जामिनर। तो मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध में क्या अंतर है, 2-3 पॉइंट में हम देख लेते हैं। जैसे मौलिक शोध क्या है, ज्ञान में वृद्धि करता है। मैंने बताया कि जो ज्ञान आपके पास मान लीजिए किसी चीज़ का नहीं है और फंडामेंटल शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो उससे आपको एक नई जानकारी का पता चल गया। जबकि व्यवहारिक शोध क्या है, वो समस्याओं का समाधान करता है। मौलिक शोध आपके ज्ञान को बढ़ाता है, और जो व्यवहारिक शोध है वो वर्तमान में जो समस्याएं आपके आसपास हैं उनके समाधान पे फोकस करता है। मौलिक शोध का जो उद्देश्य होता है वो आविष्कार होता है, खोज करना होता है। मौलिक शोध का जो उद्देश्य होता है वो सत्य तक पहुंचना होता है। और व्यवहारिक शोध का क्या उद्देश्य है, कि जो मौलिक शोध है या सैद्धांतिक शोध है उसका व्यवहारिक उपयोग करना, यानी हम अप्लाई करें उसको। ध्यान रहे कि जो फंडामेंटल शोध रिसर्च है वो कहता है ज्ञान में वृद्धि करेंगे या नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, और व्यवहारिक शोध कहता है कि जो आप खोज करेंगे उसका हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे। व्यवहार में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हम अपने रिसर्च के दौरान प्रयोग करेंगे उसका। आपने सर्च किया, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अब जो सर्च की हुई चीज़ें हैं उसी का तो प्रयोग करेंगे रिसर्च में, तो उसका व्यवहारिक प्रयोग होता है। मौलिक शोध शैक्षणिक होता है, ठीक है, और व्यवहारिक शोध वास्तविक स्थितियों में लागू होता है। जैसे जो मौलिक शोध है या सैद्धांतिक शोध होता है वो शैक्षणिक होता है, वो आपको पढ़ाया जाता है या आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर व्यवहारिक शोध जो होता है वो वास्तविक स्थितियों में लागू होता है, क्योंकि जो आपने रिसर्च किया है वो रिसर्च आपने किस पे किया है, भूकंप पे किया है। अब उसको अप्लाई किया जाएगा, व्यवहार में लाया जाएगा उसको, उसमें आपने जो सुझाव दिए हैं उस पर काम किया जाएगा। जबकि प्लेट विवर्तनिकी को व्यवहार में नहीं लाया गया है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। वो एक सिद्धांत है जो नॉलेज के लिए था, आपने पढ़ा, समझा और जाना कि अच्छा ये घटनाओं का कारण इस तरीके से हो सकता है, प्लेटें ऐसे काम करती हैं। लेकिन आपने भूकंप पे रिसर्च किया उस क्षेत्र विशेष में, और फिर आपने जो रिसर्च सबमिट किया उसी के आधार पे उस क्षेत्र में प्लानिंग की जाएगी कि इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इस रिसर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक शोध विस्तृत होता है, जो फंडामेंटल शोध है या सैद्धांतिक शोध है वो बहुत बहुत विस्तृत होता है, उसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको आप जानते हैं। लेकिन जो व्यवहारिक शोध है उसमें गहनता पाई जाती है। गहनता का मतलब हो गया कि उसको सूक्ष्म स्तर पे आप उसका अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन आप बहुत सूक्ष्म स्तर पे करते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए, आप बेहतर सॉल्यूशन सुझा सकें। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हैं मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध में, जो आप ध्यान में रखिएगा। एक शोध और आता है चर्चा में कभी कभार, परिणाम के आधार पे ही उसको भी बांटते हैं, विकासात्मक शोध, डेवलपमेंट रिसर्च जो होता है, विकासात्मक शोध। ये एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने इसको सुझाव दिया, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने क्या कहा कि जो बालक होते हैं उनके बालकों के विकास के लिए इस तरह का रिसर्च होता है, उन बालकों के विकास से संबंधित होता है। इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा, बालकों के विकास से संबंधित है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रिसर्च होता है एक्शनेबल रिसर्च या एक्शन रिसर्च होता है। इस पे प्रश्न बने हैं और आप ध्यान रखिएगा, इस पे अगला प्रश्न भी आपको दिया जा सकता है। एक्शनेबल इसलिए क्योंकि ये क्रियात्मक होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध की विशेषताएं क्या है वो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक शोध। इसके आगे आप नोट कर लिख लीजिए, नोट का मतलब होगा बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, या एक्शन रिसर्च,
ये क्या होता है? सबसे पहला सवाल जो इस पे बनता है वो ये बनता है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कुर्ट लेविन है एक, कुर्ट लेविन ने 1940 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, 1940 में शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक शोध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कुर्ट लेविन ने 1940 में। लेकिन इसको परिभाषित किसने किया? हल्से द्वारा इसकी परिभाषा दी गई थी। हल्से द्वारा परिभाषित किया गया इस शब्द को, परिभाषित किया गया। इनके अनुसार क्रियात्मक शोध क्या होता है, इन्होंने जो बताया कि यह यानी क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में, वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वास्तविक संसार का मतलब होगा जिस संसार में आप जी रहे हैं, जो रियल में है, जो कल्पना नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप, यानी जो वास्तविक संसार है इसकी जो कार्य पद्धति है उसमें हस्तक्षेप क्या है? एक्शन रिसर्च है। ठीक है, और ऐसे हस्तक्षेप से जो परिणाम हो रहे हैं, यानी हस्तक्षेप से क्या प्रभाव हो रहा है, उनकी समीक्षा करना। पद्धति में हस्तक्षेप से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी समीक्षा क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वास्तविक संसार, वास्तविक संसार का मतलब हो गया जिस संसार में आप जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो रियल में है। ऐसी दुनिया की बात नहीं की जा रही है जो सिर्फ कल्पनाओं में होती है, या आंख बंद करके जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया की बात नहीं हो रही है। ये आंख खोल करके आप जिस दुनिया को देख रहे हैं, ये उस दुनिया की कार्य पद्धति में, कार्य पद्धति का मतलब इस पूरे के पूरे संसार के संचालन का एक पद्धति है। पूरा संसार कार्य कारण के सिद्धांत पे चल रहा है। हर घटना किसी कारण का परिणाम है और हर घटना के लिए कोई कारण होगा। कुछ नियम है नेचर के, प्रकृति के, उन नियमों के तहत पूरा का पूरा संसार ये चल रहा है। और इस क्रिया पद्धति में, जिस पद्धति से या जिस तौर तरीके से यह संसार क्रियाशील है, उस पद्धति में क्या किया गया? कोई हस्तक्षेप किया गया। हस्तक्षेप का मतलब होगा कि अवरोध उत्पन्न किया जाए, और फिर अवरोध उत्पन्न करने के बाद में पता चले कि कोई प्रभाव हुआ है। अब उस प्रभाव का आप क्या करें? समीक्षा करें, यानी उस प्रभाव को आप गहन तरीके से सोचें और समझें कि क्या प्रभाव हुआ है। यही है क्या? यही होता है क्रियात्मक शोध। शोध में इस शब्द का क्या प्रयोग है? आपने पिक्चरों में अक्सर ये चीज घटनाएं देखी होंगी, फिल्मों में, कि कोई अचानक से एक ऐसी विपत्ति, एक ऐसी समस्या जन्म लेती है जिस पे पहले से किसी को कोई पूर्वानुमान नहीं होता। जैसे आपने देखा कोविड-19। आपको पता है कि कोविड के आने से पहले कोविड के बारे में, कोरोना वायरस के संबंध में कोई बेहतर रिसर्च हुआ था कभी? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ढंग का रिसर्च हुआ था कभी कोरोना से संबंधित। लेकिन जैसे ही कोरोना ने आतंक मचाया, 1-2 महीने के अंदर, 3 महीनों के अंदर कोरोना से संबंधित हजारों की संख्या में रिसर्च हुए, शोध हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने नहीं किया, एज ए टीचर आपने नहीं किया, लेकिन वहां भी तो रिसर्च ही किया गया। कोरोना भी पहले से था। एक तुरंत मेडिकल टीम एक्टिव हो गई हर देश की, और सब लोगों ने बैठ करके कोरोना के बारे में तमाम रिसर्च किया, और फाइनली उसका एक सोल्यूशन वैक्सीन बना करके आपके सामने रखा गया। तो कोरोना के संबंध में जो रिसर्च किया गया वो किस तरह का रिसर्च था? क्या वो सैद्धांतिक रिसर्च था? क्या वो व्यवहारिक रिसर्च था? निश्चित रूप से वो व्यवहारिक रिसर्च था, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी थी? एक्शनेबल थी। एक्शन रिसर्च था, क्रियात्मक रिसर्च था। इमीडिएटली उस पर रिसर्च किया गया, उसके लिए कोई पूर्व प्लानिंग नहीं की गई, ना ही 3 साल का समय लिया गया। घटना सामने हुई, समस्या विद्यमान है, तुरंत उस पर क्या किया जाने लगा? रिसर्च किया जाने लगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है। इसको बोलते हैं एक्शनेबल रिसर्च। ठीक है, इसमें होता क्या है? एक्शनेबल रिसर्च जो होता है, इसके 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कि तत्काल समस्या के समाधान के लिए रिसर्च किया जाएगा। कैसा रिसर्च? ये इसकी जो स्थितियां हैं 3 है। पहली, तत्काल समस्या के समाधान
तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोविड के दौरान तत्काल हमें समस्या का समाधान चाहिए था, तो इस तरीके का रिसर्च किया गया, एक्शनेबल रिसर्च। या जिस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं और प्रगति में है, ठीक है, यानी समस्या को ढूंढा जा रहा है, उस पर विकल्पों पे काम किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। चिंतनशील समीक्षा का मतलब हो गया कि आप उस विषय को और गहन तरीके से समझें। जैसे कोविड के दौरान ही आपने देखा कि बहुत सारे रिसर्च पेपर सामने आने लगे कि समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन भी हैं, लेकिन प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उस पर वो चिंतन का विषय है कि क्यों नहीं प्रभावी हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, किसका? क्रियात्मक शोध का। तीसरी स्थिति हो सकती है कि समस्या का समाधान करने वाली जो प्रक्रिया है, अगर उसमें हमें सुधार करना हो, संशोधन करना हो, भाई घटना तो हो रही है, इसको हमें जल्द से जल्द समाप्त करना है। इस दौरान अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि आ गई है, तो उसमें संशोधन भी तुरंत करना होगा ना। वैसा तो है नहीं कि हम संशोधन को टाल देंगे, चलो बाद में कर लेंगे। भाई जब संशोधन नहीं करोगे तो वो कमियां रह जाएंगी उसमें, तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा। तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो क्रियात्मक शोध को फाइनल टच देती हैं। ये बात समझ में आ गई कि क्रियात्मक शोध क्या है। तो इसमें हमने देखा कि जो परिणाम के आधार पर जो शोध होता है वो 4 तरीके का शोध हमने देखा। पहला मौलिक शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध, तीसरा विकासात्मक शोध और चौथा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और खासकर ये कोविड की वजह से इसके इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि कोविड में एक ऐसे रिसर्च किया गया जो सारे रिसर्च की सभी विधियों को, सभी प्रकारों को पीछे छोड़ करके इस प्रकार के रिसर्च को महत्व दिया गया, एक्शनेबल रिसर्च को। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा है जो, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं तर्क के आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है। तर्क के आधार पर, तो तर्क के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है। एक तो होता आगमन शोध, यानी इंडक्टिव शोध रिसर्च, आगमन या इंडक्टिव रिसर्च। ये क्या होता है? इसमें एक ही प्रश्न बनता है, और वो ये प्रश्न बनता है कि आगमन शोध रिसर्च में या फिर इंडक्टिव रिसर्च में जो आप किस तरफ की ओर आप रिसर्च करते हैं। यानी आपके सामने इसमें हम इस तर्क का प्रयोग करते हैं, लॉजिक का प्रयोग करते हैं। लॉजिक ये कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे ये कारण होगा, ये लॉजिक कहता है। ऐसे आप सोचते हैं ना किसी विषय पे कि अगर ऐसी बात है, ऐसी घटना हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण होगा। आप दिमाग लगाते हैं, आप सोचते हैं थोड़ी देर और कहते हैं कि लॉजिक तो ये कहता है, वही है लॉजिक। उसी के आधार पे इसको 2 भागों में बांट कर देखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई विशेष ज्ञान होता है और फिर सामान्य की ओर जाते हैं। नहीं, विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान से सामान्य जानकारी की ओर हम रिसर्च करते हैं, सामान्य ज्ञान की ओर। ठीक है, विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर हम चलते हैं। ऐसे होता है कि निगमन, डिडक्टिव रिसर्च, निगमन या डिडक्टिव रिसर्च। इस तरह का रिसर्च आमतौर पे, आप एक एग्जाम्पल अगर दें तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि क्राइम जो होता है, क्राइम, उस क्राइम को उसकी जांच करने के लिए इसी तरीके का रिसर्च किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्य से विशेष की ओर हम काम करते हैं, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए एक सामान्य घटना, आप बाहर घर से निकले और आपको एक डेड बॉडी मिली। आप घर पे आए और बोले कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है, बस आपको इतना ही पता है, वो एक सामान्य सी बात है। फिर आप 3 महीने बाद न्यूज़पेपर उठाए और आपने हेडलाइन देखा कि इस क्षेत्र में 3 महीने पहले एक डेड बॉडी मिली थी, और उसकी जांच से पता चला कि उस क्षेत्र का कोई बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व है, मर्डर करवाया उसने। आप चौंक गए कि यार ये आदमी तो बड़ा सीधा साधा और बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसने कैसे करवाया ये सब। इसका मतलब आपको सामान्य ज्ञान मिला था 3 महीने पहले, आप सामान्य जानकारी थी आपके पास कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, वहाँ पे डेड बॉडी है, ये सामान्य था। लेकिन जो आज आपने देखा, जो रिजल्ट निकल कर आया फाइनल में, खासकर पुलिस की पूरी जांच के बाद में, पूरी रिसर्च के बाद में जो निष्कर्ष निकल कर आया, वो ये कि एक सीधा साधा और एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत ही सज्जन है, उसने
मर्डर किया था। ये आपके लिए क्या है, एक विशेष घटना है। तो एक सामान्य से हम विशेष की ओर जब रिसर्च किया जाए तो वो होता क्या है, निगमनात्मक रिसर्च होता है या फिर डिडक्टिव रिसर्च होता है। ठीक है, यानी किसी घटना का विश्लेषण किया जाए और विश्लेषण करके उस घटना के कारणों पे एक रिसर्च किया जाए। जैसे जो परिणाम है किसी घटना का परिणाम, भाई डेड बॉडी का मिलना, बॉडी डेड है, ये परिणाम ही था। लेकिन जब उस परिणामों पर हमने अध्ययन किया, रिसर्च किया पुलिस वालों ने पूरा, तब पता चला कि उसका कारण क्या था। तो वो विशेष घटना है। तो सामान्य से विशेष निगमन रिसर्च में हम जाते हैं, डिडक्टिव रिसर्च में, और विशेष से सामान्य हम इंडक्टिव रिसर्च में काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार का होता है, ये तो होगा तर्क के आधार पर। बात करते हैं प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसमें पहला रिसर्च होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक रिसर्च। मात्रात्मक या परिमाणात्मक, नाम आप ध्यान से देखें, इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, यहां नाम क्या दिया हुआ है, परिमाणात्मक, अर्थात परिणामों पर आधारित रिसर्च। शब्दों पर आप ध्यान दें तो ये शब्द ही बता रहा है कि परिमाणात्मक है, अर्थात परिणामों पर आधारित रिसर्च होगा। इसकी जो विशेषता होती है, ये आंकड़ों पर आधारित होता है, परिणामों पर आधारित होता है इस तरह का रिसर्च, और इसका जो निष्कर्ष होता है वो भी कहीं ना कहीं आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। ये किसी समस्या के स्पष्ट दिखने वाला, यानी कोई समस्या है, उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव के परिणाम का क्या है, व्याख्या है या वर्णन है। यानी किसी समस्या का जो परिणाम होता है वो परिणाम आपके सामने है, और अब आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वही क्या है, परिमाणात्मक शोध होता है। ठीक है, जैसे डेड बॉडी है, वो आपके लिए एक समस्या का परिणाम है, उसके आगे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो अंतिम परिणाम है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। अब आप उसको रिवर्स लेंगे और फिर क्या करेंगे, रिसर्च करना शुरू करेंगे, क्या कारण था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, कब किया, कहाँ किया, है नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आप वहाँ पे ढूंढते हैं। इसका मतलब ये किस विधि को सपोर्ट कर रहा है, ये निगमन विधि को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, किस विधि पर, निगमन विधि पे ये काम करता है। इसमें सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। सामान्यीकरण का मतलब कि चीज़ों को एनालाइज करके उनको विश्लेषित करके समझने की क्षमता, यही होता है सामान्यीकरण। यानी उस घटना को इतना बढ़िया से विश्लेषित किया जाए, इतना सामान्य बनाया जाए, उसकी भाषा को सरल किया जाए, जिससे कि वो सबको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, इसमें घटना और परिणाम, इसके बीच में जो परिणाम का जो प्रभाव है, इसके बीच में जो संबंध है, उसी पे ये रिसर्च केंद्रित होता है। ठीक है, इसका जो केंद्र होता है वो क्या है, घटना और परिणाम या उसके प्रभाव के संबंध, उस पे ये केंद्रित होता है। यानी जो घटना हुई प्लस प्रभाव, इसी के बीच में जो रिलेशन है ना, उसी रिलेशन पर यह केंद्रित होता है आपका रिसर्च। भाई गैस लीक की क्षेत्र में प्रभाव, ये उसका क्या हुआ, घटना थी, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा कि 1 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ हजारों लोगों की डेथ हो गई, ये परिणाम है। अब इसके बीच में क्या रिलेशन है, यही अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, परिमाणात्मक रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च आधारित किस पे होता है, इसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे सर्वेक्षण, उस क्षेत्र में आपको सर्वे करना होगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब हो गया संरचित साक्षात्कार। ठीक है, एक अभी इसमें आगे हम डेटा संग्रहण में आपसे बात करेंगे। संरचित साक्षात्कार, इसका अर्थ होता है कि पहले से सवाल भी बने हैं और पहले से उनका जवाब भी निर्धारित है। आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं कि सर मैं आपसे इस विषय पे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप डिबेट वगैरह में देखते होंगे बहुत सारे, उसमें 2 तरह का डिबेट होता है, मीडिया में आप देखेंगे अक्सर। एक डिबेट तो होता है जिसमें पहले से सवाल निर्धारित नहीं होते हैं, मीडिया वाले कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये आलोचनात्मक प्रकृति का होता है। और एक डिबेट ऐसा होता है जिसमें आपको पहले सवाल दे दिया जाता है लिख करके कि आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, वही होता है संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। तो इसमें आप इस विषय पे जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, इंटरव्यू लेंगे उनका,
वही जो केमिकल का स्पेशलिस्ट होगा या जो मानव स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, उनसे आप बातचीत जो करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसमें आप पहले से सवाल बताएंगे, सर मैं आपसे इस विषय पे बात करूंगा, वो सारे लोग उसको तैयार करके आएंगे और फिर उस पर अपना वो ओपिनियन देंगे। ठीक है। तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन होता है, आप उस क्षेत्र को ऑब्जर्व करें, पूरे क्षेत्र की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, फिर आप रिकॉर्ड्स इकट्ठा करेंगे और फिर आप रिपोर्ट के कुछ रिपोर्ट्स आए होंगे उस क्षेत्र विशेष को संबंधित, उनकी आप समीक्षा करेंगे। ये सारा काम करने के बाद में फिर आपका रिसर्च वहाँ पे उस क्षेत्र विशेष में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो जो मात्रात्मक शोध होता है ये उसके पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो है प्रक्रिया के आधार पे वो गुणात्मक अनुसंधान होता है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ये तो होगा मात्रात्मक, और जो दूसरा है इसका वो क्या है, गुणात्मक रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। दूसरा गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। इस शोध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस तरह का जो शोध होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव व्यवहार और उसको नियंत्रित करने वाले कारणों को अच्छे से समझना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वालिटी की बात करिए, ये गुणों की बात कर रहा है, ये गुणों की, यानी किसी प्रक्रिया, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के व्यवहार, गुण उसका क्या होगा, उसका बिहेवियर ही है। तो उसके व्यवहारों को क्या करना है, अच्छे से समझना है, या उनके व्यवहार को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा गहराई से समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रहे, इसका उद्देश्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कारकों को गहराई से या कारणों को गहराई से समझना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गुणात्मक है यानी क्वालिटी की बात करता है, तो क्वालिटी जो है आपकी, उसमें किस तरह का व्यवहार है आपका, उस व्यवहार को कैसे, कौन से कारक हैं जो नियंत्रित कर रहे हैं, इन्हीं सारी पहलुओं पे जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध होता है। इसमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं, जैसे क्या है, कहाँ है, कब। ठीक है। इन प्रश्नों की जांच की जाती है, जैसे क्या, कहाँ, कब, और सिर्फ इनकी ही जांच नहीं की जाती है बल्कि इनके साथ में ये भी देखा जाता है कि क्यों और कैसे हुआ। क्यों, कैसे, ये जो सवाल हैं, ये क्वेश्चन मार्क हैं, इन सब का जवाब हम क्या करते हैं, इसमें ढूंढते हैं, इन प्रश्नों की जांच करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, कैसे है, कहाँ है, कब है, क्यों है। हाँ, ठीक है। इनका पता चलता है इस तरह का शोध जब हम करते हैं। तो ये बहुत ही लचीला होता है। लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं बंधा होता है, ये बहुत व्यवहारिक होता है, लोगों से बातचीत करके इस रिसर्च को पूरा किया जा सकता है और होता भी है। ठीक है। ये व्यक्तिगत जो अनुभव होता है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह के रिसर्च में। इसमें उसके व्यवहारों को आप ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उसका कारण क्या है, उसका सत्यापन करना, सत्यापन मतलब कि उसको वेरीफाई करना। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है, कहीं ना कहीं उस फील्ड में इस तरह का रिसर्च आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। इसका उपयोग अक्सर नीति, कार्यक्रम या मूल्यांकन, इन सब में किया जाता है। क्यों, ये जो है आगमन विधि का प्रयोग होता है इसमें। कैसे, निगमन विधि में आपने जाना था कि क्या होता है कि सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं और इसमें विशेष से सामान्य की ओर बात करते हैं। आगमन विधि में किसी भी घटना को हम क्या करते हैं, किसी को जब एब्जॉर्व करते हैं, किसी क्षेत्र में सर्वे करते हैं और वहाँ पता चलता है कि इस क्षेत्र के लोगों का जो व्यवहार है वो आक्रामक है। ये विशेष बात है। क्यों आक्रामक है, क्योंकि वहाँ की मृदा ही ऐसी है कि जो बहुत कठोर है। जैसे आप हरियाणा में जाएं तो वहाँ की जो सैल है, जो चट्टानें हैं, वो क्या हैं, मजबूत चट्टानें हैं। वहाँ के लोगों की आवाज़ जो होती है कि अगर वो प्यार से आपको बुलाएं बैठने के लिए तो आपको लगेगा कि जाने के लिए डांट रहे हैं। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी होती है। और यही क्षेत्र आप बिहार में देख लीजिए,
उनकी आवाज़ अगर वो गाली भी दे रहे हैं ना तो वो भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ है, जो व्यवहार है, उनका जो बोलचाल है, वहाँ की मिट्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो किसी क्षेत्र में अगर किसी कोई क्वालिटी ऐसी मिलती है जो जिस पे आपको रिसर्च करना है, आप मानव विज्ञान के छात्र हैं और मनोविज्ञान के छात्र हैं, उस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी फील्ड में जब आप जाएंगे मानव व्यवहारों को जानने के लिए कि हम अपनी रिसर्च को पूरा करें, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को आप देखने को मिलेगा। ठीक है। अब भाई किसी क्षेत्र में अगर कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो वहाँ पे उस क्षेत्र में, क्षेत्र का तो आप सर्वे करेंगे ही, डाटा कलेक्ट ही करेंगे, लेकिन साथ में वहाँ के लोगों को भी तो आप जानना पड़ेगा आपको कि क्या उस क्षेत्र के लोग इस तरह की पॉलिसीज़ के योग्य हैं या नहीं है कि नहीं। उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी देखना होगा। तो इस तरह की जो रिसर्च है कहीं ना कहीं पर्सनल रिसर्च हो जाता है, ये आपका व्यक्तिगत होता है और सामने वाले के व्यक्तिगत व्यवहारों पर भी ये केंद्रित होता है। ठीक है। तो अब इसमें जो रिसर्च है उसकी प्रामाणिकता की अगर बात की जाए कि कोई रिसर्च कितना प्रमाणित है और कितना विश्वसनीय है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि वो आपका रिसर्च कितना विश्वसनीय होगा। क्योंकि ये कोई डाटा बेस तो है नहीं भाई, मानव व्यवहारों के लिए आप कितना डाटा क्या कलेक्ट करोगे। ये आपकी बातचीत और लोगों के साथ घुलना मिलना और जितना आप उनसे पर्सनल मिल के बातचीत कर ले रहे हैं वही तो आप रिसर्च में रखेंगे। तो ये आप जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे लोगों के साथ घुलने मिलने की, उतना बेहतर डाटा आपके पास होगा, उतनी बेहतर जानकारी होगी, तो आपके रिसर्च की जो विश्वसनीयता है वो उतना ज़्यादा प्रभावी होगा और अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें इस तरह के रिसर्च में जो इसकी विश्वसनीयता है या इसकी वैधता है वो शोधकर्ता का प्रयास और उसके परिश्रम पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसमें अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो गुणात्मक शोध होता है इसमें बहुत सारी विधियां हैं रिसर्च की, हम उन विधियों पर बात करते हैं। 5-6 प्रकार की विधियां हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है, आप इन्हें नोट कर लीजिए फिर। तो गुणात्मक शोध में मुख्य रूप से ये व्यवहारों पर केंद्रित होता है ये शोध, और आपने देखा ये आमतौर पे ना सामाजिक विषय जो होते हैं उन विषयों में इस तरह का शोध होता है, जैसे समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, या इस तरह की जो सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रिसर्च इस तरह का करने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें हम इसके कुछ भाग देख लेते हैं, कुछ विधियां हैं जो गुणात्मक रिसर्च के लिए उसके तहत आती हैं। इसमें सबसे पहली विधि जो है वो है समूह केंद्रित अनुसंधान। ठीक है। ये गुणात्मक रिसर्च में जो पहली विधि है वो है समूह केंद्रित शोध। ठीक है। यानी फोकस ग्रुप रिसर्च जो होता है, इस विधि में जो रिसर्चर होता है एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को साथ ले करके शोध कार्य करता है, जैसे डॉक्टरों की एक टीम हो। यहाँ ध्यान रहे कि ये शोधार्थी की बात होगी, यहाँ किस पे शोध करना है वो अलग बात। तो जो समूह केंद्रित शोध होता है, समूह केंद्रित शोध का अर्थ ये होगा कि जो शोधार्थी है, जो रिसर्चर है, वो एक समूह बनाएगा, एक टीम बनाएगा अपना, और उस टीम को लेकर फिर रिसर्च वो करेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं, अब ये डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों की पूरी एक टीम बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिसर्च को पूरा करते हैं। या वैज्ञानिकों की एक टीम है, कुछ साइंटिस्ट मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और फिर ग्रुप स्टडी के आधार पर ग्रुप में वो रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो ये होता है समूह केंद्रित रिसर्च। ठीक है। एक होता है गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यू। गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो तथ्यों की गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। यानी कोई डाटा उनको मिला, कोई फैक्ट है, उस फैक्ट के मतलब जितना गहराई तक उसमें वो जा सकते हैं उतनी गहराई तक उसमें जाते हैं और देखते हैं कि इस डाटा के पीछे का पूरा क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ठीक है। तो जो गहन साक्षात्कार होता है उसमें यही क्या होता है, जैसे आजकल ईडी वाले खूब इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, इस विधि का करते क्या 5-5 घंटे तक उनका इंक्वायरी चलता है। पता लगा कि एक स्कैम, उनको एक खबर मिली है कि 200 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी इनके पास है। क्या है ये, एकमात्र डाटा है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो ईडी के हाथ लग गया। अब उसने नोटिस भेज दिया कि आइए भैया आपसे बातचीत होती है। फिर 5-5 घंटे तक इंक्वायरी करते हैं। यानी उस एक तथ्य को पकड़ करके वो क्या क्या पूछेंगे, कितनी गहराई तक पूछेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप एक बढ़िया एग्जाम्पल, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहती है ईडी। ठीक है। भारत में ये अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि ये जो आप देखते हैं कि 5-5 घंटे तक इंट्रोगेट किया जाता है कैंडिडेट को,
जो सस्पेक्ट होते हैं। तो उस 5 घंटे, अब ये भी नहीं कि उनके पास कोई बहुत बहुत ज़्यादा एविडेंस होता नहीं, बस उनके पास कोई एक लीड होता है, कोई एक तथ्य ऐसा मिलता है जिससे कि ये प्रमाणित होता हो कि ये लीगल प्रॉपर्टी इनके पास है, बस। अब फिर उसी एक तथ्य से वो कितनी गहराई तक जाएंगे इंक्वायरी करते करते, ये तो जो इंट्रोगेट हुआ है उसी को पता होगा, ठीक है। तो गहन साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब जो आमने सामने बैठ के बात हो रही है, समझे। तो इसमें किसी तथ्य की गहराई तक जाने में उसके पीछे कहाँ तक जाया जा सकता है, इसी पे ये निर्भर करता है। तो इस तरह का शोध आप करते हैं उस समय जब आपके पास तथ्यों की कमी होती है, जब आप क्षेत्र में जाते हैं भ्रमण के लिए और समाज में, सोसाइटी में किसी से मिलते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो फिर आप किसी बात को पकड़ के उससे बार बार सवाल पूछते हैं कि मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, ये तथ्य क्या है, कैसे इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो वो व्यक्ति बार बार उस लाइन को एक्सप्लेन करता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, ठीक है। यही होता है गहन साक्षात्कार। एक होता है घटनाजन्य शोध, इसी में एक होता है घटनाजन्य शोध, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। एक गुणात्मक अनुसंधान का ही क्या एक रूप ये भी होता है जो घटनाजन्य होता है। इसमें शोधकर्ता एक से अधिक व्यक्तियों की घटना विशेष के बारे में क्या करता है, उनके अनुभव को जानने का प्रयास करता है। जैसे कोई घटना हुई है किसी क्षेत्र में, तो जाता है शोधार्थी वहाँ पे और वहाँ पे 2-4 लोगों से, यानी 1 या 2 या 3 लोगों से, जितने लोगों से वो बातचीत कर सकता है, सबसे पूछता है कि भाई इस घटना के बारे में आपका क्या अनुभव है। तो जो उसने देखा वो अपनी तरीके से 4-6 लोगों से पूछा गया, सब लोगों ने देखा, जिस तरीके से महसूस किया वो एक अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करते हैं। तो ये होता है क्या, घटनाजन्य शोध, यानी किसी घटना के बारे में 2 या 2 से अधिक लोगों से उनका अनुभव पूछा जाए या जाना जाए, ये होता है, ठीक है। इसी में एक होता है कथात्मक शोध या नरेटिव रिसर्च, ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत शोध, पर्सनल रिसर्च जो होता है, या इंडिविजुअल रिसर्च कह सकते हैं आप। इंडिविजुअल रिसर्च में क्या होता है कि जब कोई रिसर्चर या शोधार्थी व्यक्तिगत रूप से कोई शोध कार्य करता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, यानी इंडिविजुअल, जैसे एमफिल है, डीफिल है, इन सब की उपाधि द्वारा जो शोध किया जाता है वो होता है इंडिविजुअल शोध, ठीक है। एक होता है दार्शनिक शोध, यानी जो फिलोसॉफिकल रिसर्च होता है, दार्शनिक शोध, फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जो शोधार्थी होता है वो तर्क, चिंतन, कल्पना, मूल, प्रवृत्तियां इत्यादि का अध्ययन करता है और मुख्य रूप से ये विचारों पर केंद्रित होता है, ठीक है। जो दार्शनिक का मतलब है, फिलॉसफी क्या होता है, चिंतन, मनन, विचार, अभिव्यक्ति, इन्हीं सब पे तो रिसर्च होता है। इसमें फिलॉसफी यही सब तो है। तो इन पे जब कोई शोधार्थी रिसर्च करता है तो वो रिसर्च क्या कहलाता है, दार्शनिक रिसर्च कहलाता है या फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च कहलाता है, ठीक है। एक होता है मिश्रित अनुसंधान। इसमें क्या होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित रिसर्च या शोध, मिश्रित शोध, इसमें गुणात्मक भी होगा। गुणात्मक का मतलब हो गया कि जो व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है, और प्लस मात्रात्मक भी है। मात्रात्मक का अर्थ हो गया कि तथ्यों पर भी ये डिपेंड है, यानी जो रिसर्च ऐसा हो जिसमें आप व्यवहारों पर भी अध्ययन करें और साथ में तथ्यों को भी कलेक्ट करें, आंकड़ों का भी प्रयोग करें, वो होता है मिश्रित। जैसे भूगोल ऐसा विषय है जिसमें आपको तथ्यात्मकता भी मिलती है और सामाजिकता भी मिलती है। जैसे भूगोल में आप आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, आप सांस्कृतिक भूगोल पढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक भूगोल में आप क्या, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में आपको रिसर्च करना होगा। अब उसके लिए आपको लोगों के पास जाना होगा। आप जनसंख्या भी पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल भी, तो जनसंख्या की बहुत सारी समस्याओं पे भी आपको रिसर्च करना पड़ सकता है। तो उन सब क्षेत्रों में भी आप जाएंगे और जनसंख्या से जो आप बातचीत करेंगे, जो लोगों से बातचीत करेंगे, वो व्यवहारिक हो गया, आपका गुणात्मक शोध हो गया। लेकिन जब आप भौगोलिक तथ्यों को कलेक्ट करेंगे तो वो मात्रात्मक शोध हो गया, परिमाणात्मक या फिर तथ्यात्मक शोध हो गया। तो ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि
जो शोध है प्रक्रिया के आधार पे वो इतने प्रकार का होता है। गुणात्मक शोध के प्रकार हैं ये सब, क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सारे शब्दों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, आप ध्यान में रखिएगा उनको। और अगली क्लास में हम और भी इसके प्रकारों पे बात करेंगे कि अवधारणा के आधार पे या उद्देश्यों के आधार पे कितने शोध होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर शोध के विभिन्न चरणों पे हम बात करेंगे, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए जा चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने चरणों में आप शोध कार्य को पूरा करेंगे।